नमस्ते। वेलकम टू द आयुर्वेदा लाइन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रैश कोर्स बीएमएस फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एनसीआईएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस दे रखा है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए उसके बारे में। तो हमने शलाक्य तंत्र सबसे पहले उठाया है, जिसमें हम पेपर 2 का पॉइंट नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है ओस्ट रोग। ये जो क्रैश कोर्स है, इसमें हम एनसीएसएम सिलेबस के एक एक पॉइंट को उठाएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस जो होते हैं वो नहीं जाएंगे। तो ये जो सिलेबस वाइज ही हम चलेंगे। सबसे पहले जो हमने ओस्ट रोग उठाया है, डिजीज ऑफ लिप, इसका हम इस वीडियो में आयुर्वेदा पार्ट कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओस्ट रोग। ओस्ट रोग की संख्या की अगर बात करी जाती है तो सुश्रुत के अनुसार कितनी संख्या बोली गई है? 8 संख्या बोली गई है। मतलब कि ओस्ट रोग जो है सुश्रुत ने 8 माने हैं। कौन कौन से माने हैं? वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, रक्तज, मासज, मेदोज और अभिघातज। ठीक है, देखिए वात पित्त कफ ये तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगे, और इन्हीं से एक है त्रिदोषज। ठीक है, तो ये 4 तो आपके लिए इजी हैं याद करने। ओके। अगर इसके अलावा जो 4 हैं वो आप कैसे याद कर सकते हैं? आपको पता है आपकी धातुएं कितनी होती है? रस, रक्त, मांस, मेद। तो उसमें से रस को हटाते हुए रक्त, मांस, मेद, पहली 3 धातुओं को उन्होंने माना है, और एक अभिघातज भी माना है, मतलब कि चोट लगने की वजह से, क्षत होने की वजह से जो होता है। तो सुश्रुत ने 8 कौन कौन से माने हैं? वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, रक्तज, मासज, मेदोज, अभिघातज। अब बात करते हैं वाग्भट के अनुसार। तो वाग्भट के अनुसार कितने हैं ओस्ट रोग? 11। सुश्रुत के कितने थे? 8। वाग्भट के कितने हैं? 11। उन्होंने सुश्रुत से कितने एक्स्ट्रा माने? 3 एक्स्ट्रा माने। कौन कौन से वो एक्स्ट्रा नाम है वो देखते हैं। खंडोष्ठ, जलर्बुद और गंडलजी। ठीक है। वाग्भट ने अभिघातज को शतज नाम दिया है, मतलब उन्होंने अभिघातज माना है, लेकिन किस नाम से माना है? शतज नाम से माना है। ठीक है। और अगर बात करी जाए इसमें से कौन से असाध्य हैं और कौन से साध्य हैं, तो देखिए असाध्य कौन से हैं? एक त्रिदोषज है और एक मासज है। मतलब कि जो भी ओस्ट रोग है उनमें से त्रिदोषज और मासज के अलावा सभी के सभी क्या है? साध्य रोग है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये टोटल जो हमारे रोग है उसका चिकित्सा सूत्र दे रखा है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वातज ओस्ट रोग के बारे में। वातज ओस्ट रोग का मॉडर्न कोरिलेशन क्या है? क्रैक्ड लिप या फिर चैप्ड लिप। देखिए वातज गुण जो होता है वो क्या होता है? रूक्ष होता है। तो रूक्षता की वजह से ही मोस्टली हमारे लिप्स में आपने देखा होगा क्रैक देखने को मिलते हैं। कई लोगों के होठ जो होते हैं ऐसे देखते ही लगता है कि ये सूखे हुए हैं, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रखा है। तो वही वातज ओष्ठ प्रकोप की वजह से होता है, तो हम बोल सकते हैं वातज ओष्ठ उसे बोला जाता है। ठीक है, तो वातज ओष्ठ में दोष प्रधान कौन सा हुआ? वात। लक्षण देखिए, खुरदरे, रूक्ष, स्तब्ध, कृष्ण वर्ण के तथा उनमें तीव्र पीड़ा होती है। ये एक लक्षण दे रखा है। क्या बोला हुआ है कि जो आपके ओष्ठ होते हैं, मतलब जो आपके होठ होंगे वो कैसे होते हैं? खुरदरे होंगे, रूक्ष होंगे, स्तब्ध होंगे और कैसे होंगे? कृष्ण वर्ण के होंगे। नॉर्मली कैसे होते हैं आपके होठ? पिंकिश होते हैं, बट इन्होंने क्या कहा यहाँ पे? कृष्ण वर्ण देखने को मिलेगा और तीव्र पीड़ा देखने को मिलती है। ओष्ठ में दरार पड़ जाती हैं, मतलब कि ओष्ठ जो है वो क्या होता है? फट जाते हैं, आपको दरारें उसमें क्लियरली दिखेंगी। तो ये लक्षण है वातज ओष्ठ प्रकोप का। और साध्यता हमने बात करी थी कि कौन से साध्य हैं और कौन से असाध्य हैं। तो बोला गया था त्रिदोषज और मासज के अलावा जितने भी ओष्ठ रोग हैं वो साध्य हैं। तो वातज ओष्ठ प्रकोप क्या है? साध्य है। ठीक है, इसकी चिकित्सा देखने से पहले हम वातज ओष्ठ प्रकोप का चिकित्सा सूत्र देखेंगे। देखिए चिकित्सा सूत्र में क्या बोला है? चतुर्विध स्नेह मोम से अभ्यंग। मतलब इन्होंने क्या बोला है कि आपको चतुर्विध स्नेह से या मोम से अभ्यंग करना है वातज में। अगर वातज ओष्ठ प्रकोप है तो आप चतुर्विध स्नेह का या फिर मोम का यूज करते हुए अभ्यंग करें। चतुर्विध स्नेह क्या होता है? घृत, वसा, मज्जा, तैल, ये सब होते हैं। ठीक है, और क्या बोला है? नाड़ी स्वेद कर सकते हैं और सालवन, उपनाह और नस्य का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये जो नीचे चिकित्सा दे रखी है अगर ये याद नहीं होती है तो ये चिकित्सा सूत्र लास्ट मोमेंट में आपको पेपरों के टाइम पे मेनली ये याद करना है। ठीक है, आइए चिकित्सा देखते हैं। वातज ओष्ठ प्रकोप की क्या दे रखी है? अभ्यंग। हमने क्या पढ़ा? चारों स्नेह, चतुर्विध स्नेह से या फिर मोम से क्या करना है? अभ्यंग करना है। ऊपर नाड़ी स्वेद भी बताया था। तो नाड़ी स्वेद किससे कर सकते हैं? दूध से सिद्ध किए हुए एरंड के पत्रों से। मतलब एरंड के पत्रों को दूध में सिद्ध कर लिया गया है, मतलब कि ऐसा दूध है जिसे एरंड के पत्रों से सिद्ध किया गया है, उसका प्रयोग करना है नाड़ी स्वेद के लिए, ऐसा बोला गया है।
ठीक है। उपनहा भी बताया गया था ऊपर, किससे बोला था? सलवन, तो लवन की हेल्प से सलवन उपनहा स्वेद। शिरोबस्ती यहाँ पे बताई गई है, और उसके अलावा नस्य भी यहाँ बताया गया है। नस्य किसका करना है? वातहर द्रव्यों से सिद्ध तेल का, क्योंकि यहाँ पे वात दोष का प्रकोप हो रखा है, तो हमने तेल कौन सा लेना है? वातहर द्रव्यों से सिद्ध तेल लेना है। प्रतिसारण करना है। प्रतिसारण के लिए आप क्या कर सकते हैं? विरोजा, राल, देवदारू, गुगलू और मुलेठी के चूर्ण का यूज कर सकते हैं। तो प्रतिसारण के लिए यहाँ पे जो ड्रग्स बताई गई हैं, विरोजा, राल, देवदारू, गुगलू और मुलेठी, इनमें से अगर आपको एक दो भी याद हो जाती है तो आपके एग्जाम्स के लिए इनफ है, आप ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वातज ओष्ठ प्रकोप जो है वो याद कर लिया है। एक बार दोबारा से देखेंगे। इसमें दोष कौन सा है? वात, और साध्य रोग है। लक्षण क्या है? खुरदरे, रूक्ष, स्तब्ध कृष्ण वर्ण के तथा उनमें तीव्र पीड़ा होती है, हमने ऐसा देखा। और ओष्ठ में क्या होता है? दरारें आ जाती हैं, फट जाते हैं मतलब। ठीक है। और इसका मॉडर्न कोरिलेशन क्या था? क्रैक्ड लिप्स या फिर चैप्ड लिप्स। चिकित्सा क्या है? हमें अभ्यंग करना है चतुर्विध स्नेह से या मोम से, और नाड़ी स्वेद का यूज करना, स्वेदन का प्रयोग करना है किससे? एरंड पत्र से जो दुग्ध है उसके थ्रू। और उपनहा सलवन होना चाहिए। शिरोवस्ती का यूज कर सकते हैं। नस्य अगर लेना है तो वातहर द्रव्यों से सिद्ध तेल से हम कर सकते हैं। और प्रतिसारण के लिए विरोजा, राल, देवदारू, गुगलू और मुलेठी के चूर्ण का यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पित्तजोष प्रकोप। तो पित्तजोष प्रकोप से नाम से पता चल रहा है इसमें दोष कौन सा है? पित्त। रोग साध्य है, हमने देखा। अगर इसका हम बात करें मॉडर्न कोरिलेशन तो क्या है? कैंकर सोर या एप्थस अल्सर। ठीक है। अगर बात करी जाए इसके लक्षण की, तो लक्षण क्या है पित्तजोष प्रकोप के? सरसों के प्रमाण की अनेक पीड़िकाओं से युक्त। मतलब कि जो आपके ओष्ठ हैं वहां पे सरसों के प्रमाण की, मतलब जो सरसों होती है आपने देखी होगी, उसके जितनी क्या है छोटी छोटी पीड़िकाएं हमारे लिप्स पे आ जाती हैं। और क्या होता है? दाह, पाक और स्त्राव, ये तो पित्तज के नॉर्मल लक्षण है, वो हमें पता ही है। और वर्ण नॉर्मली क्या देखने को मिलता है पित्त के केस में? हमेशा नील या पीत। तो यहाँ पे वर्ण कैसा हो जाएगा? नील और पीत वर्ण का हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि सरसों के प्रमाण की अनेक पीड़िकाओं से युक्त होता है, ऐसा बोला गया है। कौन? ओष्ठ जो है हमारा, उसके बारे में बात करी गई है। अगर बात करी जाए चिकित्सा सूत्र की, तो चिकित्सा सूत्र देखते हैं। सबसे पहले पित्तज का क्या है? इसमें जलों का अपचरण बताया है। ठीक है। जलों का अपचरण कर सकते हैं। और पित्तज विद्रदिवत, जो पित्त विद्रदिवत चिकित्सा है वो यूज कर सकते हैं। प्रतिसारण का यूज कर सकते हैं और अभ्यंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ नीचे चिकित्सा क्या दे रखी है? वही कि जलोका के द्वारा रक्त मोक्षण करना है, और पित्तज विद्रदी की संपूर्ण जो क्रिया है वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात बोली गई है, क्या कहा गया है? कि पित्तज, रक्तज और अभिघातज ओष्ठ रोग में यही करना है। मतलब कि आपने जो पित्तज ओष्ठ प्रकोप की चिकित्सा पढ़ी वो रक्तज और अभिघातज इन ओष्ठ रोग में भी यूज की जा सकती है। ठीक है। आगे चलते हैं। कफज ओष्ठ प्रकोप। कफज ओष्ठ प्रकोप में कौन सा दोष प्रधान है? कफ। और कैसा रोग है? साध्य है। और मॉडर्न की बात करी जाए क्या बोलेंगे? मैक्रोचीलिया। ठीक है। अगर बात करी जाए लक्षण की, तो लक्षण क्या है? त्वचा के समवर्ण वाली पीड़िकाओं से युक्त। मतलब यहाँ पे जो पीड़िकाएं हैं उत्पन्न होने वाली हैं या उत्पन्न होंगी, वो कैसी होती है? त्वचा के समवर्ण की होगी। जैसे हमारे स्किन का कलर होता है वैसे ही पीड़िकाओं का कलर होगा। यहाँ पे वेदना रहित होगी, लेकिन कंडू और शोथ युक्त होगा। चिपचिपे, ठंडे और भारी हो जाते हैं। जो होठ हैं उसमें चिपचिपापन, ठंडक होती है और थोड़े से भारी हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे शोथ हो रहा है और पीड़िकाएं हो रही है, इस वजह से। तो पित्तज में क्या था? सरसों के प्रमाण की थी और वह नील पीत बता रखा था। लेकिन कफज में क्या बोल रखा है? त्वचा के संवर्ण वाली है। ठीक है। आगे इसमें हम चिकित्सा सूत्र देखते हैं कफज ओष्ठ प्रकोप का। क्या कहा गया है? रक्त मोक्षण, शिरोविरेचन, धूम, स्वेद, कवल और प्रतिसारण। तो ये मेन चिकित्सा सूत्र यही है, ये एग्जाम में लिखकर आना ही आना है। अगर आपको पूरी चिकित्सा याद नहीं आती है तो आप ये चिकित्सा सूत्र भी मेंशन करके आएंगे, तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो हम देखते हैं कफज ओष्ठ प्रकोप की क्या चिकित्सा दे रखे हैं नीचे। इन्होंने बोला है रक्त मोक्षण कराएंगे सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद शिरोविरेचन करेंगे, एंड देन धूम, फिर स्वेद और कवल का प्रयोग करेंगे। मतलब कि सबसे पहले आपने रक्त मोक्षण कराया, उसके बाद आपने शिरोविरेचन दिया, उसके बाद आपने धूम, एंड देन स्वेद और फिर कवल का प्रयोग किया है। ठीक है। अगर बात करी जाए प्रतिसारण कौन सा यहाँ पे यूज करना है, किसका यूज करना है?
तो त्रिकटुका, सज्जिशार, यवशार, विड नमक और मधु का। तो आपको पता है ये सारे कफ को खत्म करने का काम करते हैं, एक तरीके से शमन करने का कार्य कर रहे हैं। तो इसमें हमने ऐसे ड्रग्स यूज करने हैं जो कफ का क्या करे, शमन करें। तो हमने यहाँ पे कफज, ओष्ठ, प्रकोप तीनों हमने दोष के प्रकोप हमने देख लिया है। एक बार मॉडर्न कोरिलेशन दोबारा रिवाइज करते हैं। वातज ओष्ठ प्रकोप का क्या मॉडर्न कोरिलेशन है, क्रैक्ड लिप्स और चैप्ड लिप्स। पित्तज का क्या है, कैंकर सोर्स और एप्थस अल्सर। और कफज का क्या है, मैक्रोचीलिया। ठीक है, आगे चलते हैं। सनिपातज या फिर त्रिदोषज ओष्ठ प्रकोप में इसमें जो दोष होंगे, नाम से ही पता चल रहा है तीनों दोष इन्वॉल्व होंगे। और ये क्या था, असाध्यता, हमने डिस्कस करा था। ठीक है, और इसका मॉडर्न कोरिलेशन क्या है, कार्सिनोमा ऑफ लिप्स। ठीक है, अगर बात करी जाए इसके चिकित्सा सूत्र की, तो चिकित्सा सूत्र क्या होगा, आपको पता है वैसे ये असाध्य है। तो इसका जो चिकित्सा सूत्र है वो चिकित्सा हो ही नहीं सकती क्योंकि असाध्य रोग है। तो वही बोल देंगे कि असाध्य है, तो इसकी हमें चिकित्सा याद नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब लक्षण देखने हैं। कभी काले, कभी पीले और कभी श्वेत वर्ण के दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है कि कभी काले दिख रहे हैं, कभी श्वेत वर्ण के दिख रहे हैं, कभी पीले वर्ण के दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें तीनों दोष इन्वॉल्व है। ठीक है, आगे देखिए, विविध प्रकार की पीड़िकाओं से युक्त। यहाँ पे अलग अलग तरह की पीड़िकाएं देखने को मिलेंगी। क्यों, क्योंकि तीनों दोष इन्वॉल्व है इस वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं रक्तज ओष्ठ प्रकोप में। रक्तज ओष्ठ प्रकोप के बारे में क्या बोला है कि इसमें कौन सा दोष इन्वॉल्व है, रक्त। ठीक है, और इसका मॉडर्न कोरिलेशन क्या है, ग्रैनुलोमा ऑफ लिप्स। ठीक है, एंड ये कैसा रोग है, साध्य रोग है। अगर लक्षण की बात करी जाए तो बोला गया है खजूर फल के समान वर्ण वाली पीड़िकाओं से युक्त। तो यहाँ पे क्या बता रखा है, कैसी पीड़िकाएं हैं, खजूर फल के समान वर्ण वाली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और रक्त का यहाँ पे स्त्राव देखने को मिलता है। और देखने में क्या यहाँ पे मिलेंगे हमें, वो जो ओष्ठ है वो लाल देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे रक्त जो है उसका क्या है, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है इस वजह से। अगर बात करी जाए इसकी चिकित्सा की, तो चिकित्सा क्या होगी, तो उसके लिए सबसे पहले चिकित्सा सूत्र देखिए। यहाँ पे बोला है चिकित्सा सूत्र पित्तज सम, मतलब हमने पढ़ा था ना कि पित्त की चिकित्सा ही रक्त में और अभिघातज में यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे चिकित्सा सूत्र में क्या लिखा है, पित्तज सम, और अभिघातज में के भी में क्या लिखा है, पित्तज सम। तो हमें यहाँ पर भी एक और की चिकित्सा याद नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमें पित्तज वाली ही यहाँ पे मेंशन करके आनी है। ठीक है, तो सेम एज पित्तज। ठीक है, आगे चलते हैं मासज ओष्ठ प्रकोप में। मासज ओष्ठ प्रकोप के बारे में क्या बोला गया है, मॉडर्न कोरिलेशन क्या है इसका, कार्सिनोमा ऑफ लिप। ठीक है, सेम है एज ऊपर दे रखा था हमारा सनिपातज ओष्ठ प्रकोप में। तो मासज और ओष्ठ प्रकोप में क्या बोल रखा है, देखते हैं। ओष्ठ भारी, मोटे तथा मांस के पिंड के समान उभरे हुए प्रतीत होते हैं। कि जो हमारे ओष्ठ है वो कैसे होंगे, थोड़े से भारी मिलेंगे, मोटे होंगे और मांस के पिंड के समान, जैसे कि बहुत ज्यादा मांस इकट्ठा है उस तरीके से लगता है। श्रिक मतलब कि ओष्ठ के कोने, श्रिक मतलब क्या होता है, ओष्ठ के जो कॉर्नर होते हैं जहाँ पे दोनों ओष्ठ मिल रहे होते हैं वहां पे क्या होती है, कृमियां पड़ जाती हैं। ऐसा बोला गया है मासज ओष्ठ प्रकोप के बारे में। तो ये दोनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। और ये क्या है, असाध्य व्याधि है, हमने डिस्कस किया था। त्रिदोषज और मासज जो है वो असाध्य है, तो इसकी चिकित्सा भी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसके चिकित्सा सूत्र में हमने क्या मेंशन कर दिया है, असाध्य है। तो आपको यहाँ पे भी एक और की चिकित्सा याद नहीं करनी पड़ेगी। कितना इजी हो गया आपके लिए, कितनी चिकित्साएं हमने कंबाइन कर दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेदोज ओष्ठ प्रकोप। मेदोज ओष्ठ प्रकोप का मॉडर्न कोरिलेशन क्या है, म्यूकस रिटेंशन सिस्ट ऑफ लिप्स। तो इसका मॉडर्न कोरिलेशन क्या हुआ, म्यूकस रिटेंशन सिस्ट ऑफ लिप्स। अगर बात करी जाए लक्षण की, तो क्या है, घृत मंड के समान आभा वाला। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो उसकी आभा कैसी होती है, घृत मंड के समान होती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कैसे होते हैं, भारी होते हैं, यहाँ पे भी आपको कंडू देखने को मिलेगा, स्थिर होते हैं और मृदु होते हैं। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट लक्षण है, स्वच्छ स्फटिक के समान स्त्राव। यहाँ पे कैसा स्त्राव देखने को मिलता है, स्वच्छ स्फटिक के समान स्त्राव देखने को मिलता है। और हमने क्या बोला, साध्य ही व्याधि है क्योंकि दो ही असाध्य है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले इसका चिकित्सा सूत्र। तो मेदोज का चिकित्सा सूत्र क्या दे रखा है, सबसे पहले स्वेदन करेंगे, देन भेदन और अग्निकर्म और प्रतिसारण। तो यहाँ पे 4 चीजें बताई है, स्वेदन, भेदन, अग्निकर्म और प्रतिसारण। चलिए चिकित्सा को अच्छे से देखते हैं हम क्या बता रखा है।
यहाँ चिकित्सा में बोला है सबसे पहले स्वेदन करना होता है, उसके बाद भेदन करते हैं और व्रण का शोधन करते हैं। ठीक है, भेदन मतलब इंसिजन लगा के वहां पे व्रण का क्या करते हैं हम, शोधन करते हैं, और उस एरिया पे अग्निकर्म कर दिया जाता है। ठीक है, अग्निकर्म करने के बाद वहां पे प्रतिसारण करा जाता है। किस किस का करा जाता है, प्रियंगु का, त्रिफला का, लोध्र और मधु से। मतलब कि प्रियंगु, त्रिफला, लोध्र और मधु से क्या करते हैं वहां पे प्रतिसारण करते हैं। तो हमने कैसे याद करा था, पहले सुश्रुत के अनुसार 8 कौन कौन से थे, सबसे पहले वात, पित्त, कफ, और फिर सन्निपात जाया था। उसके बाद हमने धातु वाले पकड़े थे, रक्त, मांस, मेद। तो हम रक्त, मांस, मेद को एक बार दोबारा से देखते हैं मॉडर्न कोरिलेशन क्या है। रक्तज ओष्ठ प्रकोप का मॉडर्न कोरिलेशन है ग्रैनुलोमा ऑफ लिप्स, और मार्सज ओष्ठ प्रकोप का क्या मॉडर्न कोरिलेशन है, कार्सिनोमा ऑफ लिप। और मेदोज ओष्ठ प्रकोप का क्या मॉडर्न कोरिलेशन है, म्यूकस रिटेंशन सिस्ट ऑफ लिप्स। देखिए यहाँ पे रक्तज जो सॉरी मार्सज ओष्ठ प्रकोप जो है वो असाध्य है, उसका मॉडर्न कार्सिनोमा ऑफ लिप है। सिमिलरली जो सन्निपातज असाध्य है उसका भी कार्सिनोमा ऑफ लिप ही मॉडर्न कोरिलेशन है। तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अभिघातज, जिसे वाग्भट ने क्या बोला है, शतज। ठीक है, इसमें जो दोष इन्वॉल्व है वो कौन सा है, रक्त। क्यों, चोट लगने पे मोस्टली क्या निकलता है, ब्लड निकलता है, तो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं दोष यहाँ पे रक्त इन्वॉल्व है, और ये भी साध्य व्याधि है। और इसमें मॉडर्न कोरिलेशन की बात करी जाए, ट्रोमेटिक क्लिप बोलेंगे, चोट लगने की वजह से होता है मोस्टली, इसलिए। ठीक है, अगर लक्षण की बात करी जाए तो क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ओष्ठ रक्त के समान रंग वाला हो जाएगा। तो कैसा रंग हो जाएगा ओष्ठ का, रक्त के वर्ण जैसा। ठीक है, विदीनता देख, मतलब विदीन हो रखा होगा, वहां पे चोट दिखेगी हमें। और दो भागों में विभक्त हो जाता है, हमारा ओष्ठ दो है वो दो भागों में विभक्त हो जाता है क्योंकि चोट लगती है। गांठदार होता है, कंडू होता है, तो यहाँ पे हमें कंडुता देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर बात करी जाए वाग्भट के अनुसार क्या पॉइंट बोला गया है यहाँ पे, वाग्भट ने क्या बोला है, ओष्ठ पुनः पुनः फट जाते हैं तथा पुनः पुनः जुड़ जाते हैं, ऐसा अनेक बार होकर ग्रंथि की उत्पत्ति हो जाती है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे आपको चोट लगी है तो ओष्ठ क्या होता है, बार बार अपने आप ही फट जा रहा है और फिर वो जुड़ भी जाता है, लेकिन फिर दोबारा फट जा रहा है। तो ऐसा जब बार बार होता है तो वहां पे क्या होता है, ग्रंथियों की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, हमने अभिघातज के लिए और रक्तज के लिए और पित्तज के लिए सेम चिकित्सा पड़ी थी, हमने बोला था, तो यहाँ पे भी सेम क्या है, पित्त वाली चिकित्सा चलेगी। ठीक है, अब आ जाइए, वाग्भट ने जो माने थे एक्स्ट्रा 3 उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है खंडोष्ठ। ठीक है, खंड, खंड मतलब विभक्त करना, विभक्त करने का कार्य किसका होता है, वात का। तो यहाँ पे दोष इन्वॉल्वमेंट किसकी हुई, वात की। ठीक है, श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये खंडोष्ठ जो है वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो श्लोक देख लीजिए, तत्र खंड ओष्ठ इत्ते उक्तो वातेन ओष्टो द्विविधा कृतः। ये अष्टांग हृदय का श्लोक है। क्या बोला गया है, वायु के कारण ओष्ठ जो है दो भागों में विभक्त हो जाता है, उसे खंडोष्ठ कहते हैं। जिसमें क्या हो रहा है, हमारा वायु के कारण ओष्ठ जो है दो भागों में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उसको क्या कह रहे हैं, खंडोष्ठ कह रहे हैं। तो ये भी साध्य है। ठीक है, और इसका मॉडर्न कोरिलेशन क्या है, क्लेफ्ट लिप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है। अगर बात करी जाए इसकी चिकित्सा सूत्र की, तो चिकित्सा सूत्र जो है इनका ऐसा जो दे रखा है वो नहीं दे रखा है। ठीक है, तो हम इसके जो नॉर्मल चिकित्सा जो है वही डिस्कस करेंगे। तो क्या दे रखा है यहाँ पे खंडोष्ठ के बारे में, सबसे पहले आप स्नेहन करवाएंगे, फिर आप स्वेदन कराएंगे, उसके बाद स्क्रैपिंग करेंगे, लेखन कर्म करेंगे, एंड उनको जोड़ देंगे, संयोजन। उसके बाद आप उसका क्या करेंगे, जोड़ देंगे, संयोजन। और पकड़ के ऐसे जोड़ा, उसके बाद ऊपर से सिलना पड़ता है, तो सीवन कर्म करेंगे। और सेवन कर मतलब सूचरिंग करने के बाद वहां पे आप क्या करते हैं, कवलिका, मतलब कि एक कॉटन पैड जो है वो आप वहां पे रखेंगे ना, उसके ऊपर उसको कवर भी तो करना होता है, तो आप वहां पे कवलिका स्थापन करेंगे। ठीक है, दोबारा से देखते हैं कि खंडोष्ठ में आपने सबसे पहले वहां पे एरिया का क्या करना है, स्नेहन करना है, एंड देन आपने स्वेदन करना है। उसके बाद क्या करना है, लेखन, मतलब कि थोड़ा सा स्क्रैप करना है इस एरिया को। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, संयोजन, उन दोनों को मिला देना है, एंड देन सीवन कर्म करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कवलिका स्थापन करनी है, मतलब कि वहां पे कॉटन जो भी है बैंडेज वो रखनी होती है। लास्ट में अभ्यंग बता रखा है कि उस एरिया पे आप अभ्यंग कर सकते हैं, किस चीजों से कर सकते हैं, मुलहेटी, मालकांगनी, लोद्र, मुंडी, सारीवा, कमल, पटोल और मकोई से
तेल सिद्ध करके, मतलब कि आप इन द्रव्यों से तेल को क्या कर लीजिए, सिद्ध कर लीजिए। आप कोई भी दो तीन नाम याद कर सकते हैं, लाइक मुलेठी, लोध्र, ठीक है, पटोल, सारीवा, आप कोई भी अपनी मर्जी के दो चार इसमें से याद कर सकते हैं। इनसे सिद्ध तेल का अभ्यंग करना होता है। आगे क्या बताया, सद्यो व्रणवत चिकित्सा, मतलब कि जो भी एकदम चोट लगती है उस पर आप जो चिकित्सा करते हैं वो वाली चिकित्सा भी हमें यहाँ फॉलो करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे एक नस्य भी बता रखा है, नस्य इधर करना चाहिए, क्यों, क्योंकि वात का शमन करना है यहाँ पे हमें। तो वात शामक और मधुर गण की औषधियों से सिद्ध तेल से ही नस्य करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वात और जो मधुर रस होता है ना, वो क्या करता है, वात का शमन करता है। तो वात शामक और मधुर गण की औषधियों से ही हमने क्या करना है, सिद्ध तेल का यूज करना है नस्य के लिए। तो यहाँ पे खंडोष्ठ हमने देख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं जल अर्बुद। जल अर्बुद जो है वो भी वाग्भट ने माना है। देखिए जल है, यहाँ पे जल मेनली कफ को सिंबलाइज करता है, तो यहाँ पे कफ ऐड हो गया है और वात तो है ही। देखिए अब हुआ क्या है, दूषित वायु और कफ से ओष्ठ में जल के बुलबुले की तरह जो अर्बुद होते हैं उसे जल अर्बुद कहते हैं। देखिए क्या बोला है कि दूषित वायु है और कफ है, तो इसकी वजह से ओष्ठ में क्या होता है, जल जो हमारे होठ है ना वहां पे जैसे जल के भरे हुए बुलबुले दिखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अर्बुद उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, जल अर्बुद कहते हैं। ठीक है, और इसको हम मॉडर्न कैसे रिलेट कर सकते हैं, म्यूकोसिल से कोरिलेट कर सकते हैं। ये भी सादे ही व्याधि है। और इसकी चिकित्सा की बात करी जाए तो क्या है, जल अर्बुद में भेदन। अब आपको पता है कोई भी पस भर जाती है तो आप वहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे इंसाइज करके वो पस को बाहर निकालते हैं। सिमिलरली जल अर्बुद में भी आपको क्या करना है, भेदन करके जल को निकालना है। उसके बाद क्या करते हैं वहां पे, प्रतिसारण, किस चीजों का, तीक्ष्ण द्रव्यों का और मधु का। तो इन दोनों को मिला के आप प्रतिसारण करते हैं। तीक्ष्ण द्रव्य क्यों यूज करिए, क्योंकि यहाँ पे कफ की इन्वॉल्वमेंट है इसलिए। ठीक है, अगर बता रखा है इन केस अगर अर्बुद क्या है, गंभीर है, थोड़ा गंभीर है या फिर बड़ा है, तो उस केस में आपको यहाँ पे क्षार और अग्निकर्म का यूज करना है। ठीक है, आगे देखते हैं गंडल जी। गंडल जी के बारे में क्या बोला है, गंड स्थल में अचल शोथ हो तथा धा और ज्वर से युक्त हो, उसे क्या कहते हैं, गंडल जी कहते हैं। देखिए गंड स्थल में अगर क्या हो रहा है, एक अचल शोथ है, मतलब कि वो हिल नहीं रहा है। ठीक है, और क्या है वहां पे आपको दाह भी हो रही है और वहां पे आपको क्या साथ में क्या है, ज्वर भी आ रहा है, तो उसको हमने गंडल जी का, ऐसा सिर्फ किसने माना है, आचार्य वाग्भट ने गंडल जी को ओष्ठ रोग में माना है, बाकी किसी ने नहीं माना है। ठीक है, अगर इसका मॉडर्न से कोरिलेशन करा जाए तो हम बोल सकते हैं सेलुलाइटिस ऑफ चिक। तो इसका मॉडर्न कोरिलेशन क्या है, सेलुलाइटिस ऑफ चिक, ये भी एक साध्य रोग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले कोई भी आपको ऐसा कुछ हो रखा है, शोथ हो रखा है, तो आपको उसका आम अवस्था, पश्चिमान अवस्था और पक अवस्था का ध्यान रखना है। तो आपको उसका ध्यान रखते हुए, किस अवस्था में है वो शोथ, आम अवस्था में है या पश्चिमान अवस्था में है या पक्व अवस्था में है, ये चीज ध्यान रखते हुए उसमें व्रण शोफ में जो चिकित्सा करते हैं उसकी वो वाली चिकित्सा यहाँ पे करनी है। तो सिंपल है, आपको बस अवस्था का ध्यान रखना है गंडल जी में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक और पॉइंट और देख लेते हैं, वाग्भट ने जो गंड स्थल का एक ही रोग माना है, मतलब जो गंड स्थल का एक रोग वाग्भट ने जो माना है वो गंडल जी ही है, जो यहाँ पे उन्होंने ओष्ठ रोग के अंदर मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो आयुर्वेदा पोर्शन था ओष्ठ रोग, जो कि .5 है पेपर 2 का, उसके बारे में आयुर्वेदा हमने सारे डिस्कस कर ली है। अगर बात करी जाए एक बार चिकित्सा सूत्र हम देख लेते हैं दोबारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वातज में चतुर्विध स्नेह, मोम से अभ्यंग, इन दोनों से अभ्यंग करने के लिए बोला है। नाड़ी स्वेद का यूज करने के लिए बोला है। सलवन उपनह और नस्य का प्रयोग बताया है। वहीं पित्तज के लिए जलों का सबसे बेस्ट होती है, तो जलों का अवचरणा बताई है और पित्तज विद्रदिवत वाली चिकित्सा बताई है। साथ में प्रतिसारण और अभ्यंग का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा भी बता रखा है। और कफज के केस में रक्त मोक्षण, शिरोविरेचन, धूम, स्वेद, कवल और प्रतिसारण बताया है। ठीक है, और त्रिदोषज असाध्य है और मासज जो है वो भी असाध्य है। ठीक है, रक्त जो है वो उसमें चिकित्सा किसके सिमिलर होगी, पित्त के सिमिलर होगी, और सिमिलरली अभिघातज में भी पित्त के सिमिलर चिकित्सा होगी। और मेदोज में क्या करना है, स्वेदन, भेदन एंड देन अग्निकर्म और प्रतिसारण यूज करना है। तो यहाँ पे हमने जो चैप्टर जो टॉपिक हमारा ओष्ठ रोग था उसे हमने कवर कर लिया है आयुर्वेदा में। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस नोट्स चाहिए तो आप नोट्स को हम बाय कर सकते हैं, हमसे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं आप, हमारी इंस्टा आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। 99 रुपीज पोस्ट रहेगी पूरे शलाके तंत्र के नोट्स की। तो अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप इंस्टा आईडी पे हमें डीएम कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इसे फर्दर शेयर करिएगा ताकि उनके भी मार्क्स अच्छे आ सके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। थैंक यू।